हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, हमने सेकंड चैप्टर जो था 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास वो हमने कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो आपने 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप इस चैप्टर के बारे में, लेकिन अब 11th क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन की, जहां पर हम बात करेंगे कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो हिस्ट्री के अंदर किसने कब पीरियोडिक क्लासिफाई करने की कोशिश की और किसने कब कोशिश ये की, किस तरह की कोशिश की, किस तरह के रूल्स उन्होंने बनाए, ये सब हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? तो चलिए क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्यों जरूरत है भाई? एक डिसिप्लिन्ड वे में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए या उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें उनको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पर हर क्लास के बच्चे अलग अलग बैठते हैं। ये 10th क्लास कहीं पे बैठेगी, 9 कहीं पे, 8th कहीं पे, तो वो भी स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन है या नहीं है? अब यदि स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन है स्कूल के अंदर, तो बताइए प्रॉपरली स्कूल के डिसिप्लिन में हेल्प मिलती है नहीं मिलती है? प्रॉपर क्लासेस लगाने में, अरेंज करने में हेल्प मिलती है नहीं मिलती? बिल्कुल। तो इसी तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज के बेस पर, उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं और आज हम पढ़ेंगे कि वो ग्रुप्स किसने और कब बनाए हैं। बारी बारी हम उसकी हिस्ट्री के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली कोशिश की थी मैं आपको बता दूं, वो की थी कोशिश एंटोनी लेवोजियर ने। किसने की थी? एंटोनी। जनरली आप लोगों ने कहीं पर नहीं पढ़ा हुआ किसी बुक के अंदर, बट सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश एंटोनी लेवोजियर ने की थी। एंटोनी लेवोजियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर। तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं बुक्स के हिसाब से कि सबसे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी वो था डाबे राइनर। ठीक है, डाबे राइनर। इसने 1817 के अंदर पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। देखिए उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्हीं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ये कोशिश कर रहा था। तो इसने अपना रूल दिया था। चलिए बारी बारी डिस्कस कर लेते पॉइंट वाइज इसके बारे में। पहला पॉइंट, रूल ऑफ ट्राइएड्स इसने दिया था। रूल ऑफ ट्राइएड्स, कौन सा नियम दिया था इसने? रूल ऑफ ट्राइएड्स। तो बच्चे कौन सा रूल दिया था? रूल ऑफ ट्राइएड्स। देखिए ट्राइएड्स का मतलब क्या है? ट्राई मैंने होता है 3, तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स के, 3 एलिमेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे और उन ग्रुप्स को ही क्या बोला गया? ट्राइएड्स बोला गया। अब किस बेस पे उसने वो ग्रुप बनाए थे, किस बेस पे ट्राइएड बनाए थे, वो पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए इसने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी। तो जो ट्राइएड का रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? आप मास ऑफ ए एलिमेंट लेते हो, पहले एलिमेंट का मास, प्लस मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, उसको 2 से डिवाइड करते हो तो वो किसके इक्वल निकल के आता है? सेंट्रल एलिमेंट के मास के इक्वल निकल के आता है। यही रूल था, रूल ऑफ ट्राइएड्स। मतलब पहले एलिमेंट का मास लो, थर्ड एलिमेंट का मास लो, उसको 2 से डिवाइड करो तो किस एलिमेंट के मास के इक्वल आ जाएगा? सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल। यह रूल ऑफ ट्राइएड्स था हमारे पास। तो जो ये ट्राइएड्स उस टाइम पे बना पाया, जनरली बुक्स, मोस्टली बुक ये लिखती हैं कि 3 ट्राइएड इसने बनाए थे। कितने बनाए थे? 3 ट्राइएड। हालांकि कुछ और ट्राइएड्स और हैं,
लेकिन मैक्सिमम बुक्स आपको क्या बोलेंगे कि 3 ट्राइएड ही ये बनाया पाया था। तो चलिए इसके ट्राइएड्स के बारे में जान लेते हूं। पहला ट्राइएड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सा ट्राइएड था ये हमारे पास? पहला ट्राइएड। अगला ट्राइएड था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। अगला ट्राइएड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब मोस्टली बुक्स आप पढ़ेंगे तो उनमें ये 3 ही ट्राइएड गिवन होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, बात सही भी बोल रहा है नहीं बोल रहा। लिथियम का मास कितना होता है? तीसरे नंबर पे आता तो 7। पोटेशियम का मास कितना होता है? 19वें नंबर पे आता है तो 39। 39 और 7 को आप ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास? 46। 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए किसके मास के इक्वल आएगा? सोडियम। कितना आएगा यहाँ पर? 23। बताइए सोडियम का मास कितना होता है? 23। इसका मतलब बोल तो सही रहा है डायबी राइनर, बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़कर आप 2 से डिवाइड करोगे तो सेंटर वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इन ट्राइएड्स को अब याद करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक ट्राइएड और जनरली बुक लिखती है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद करने की ट्रिक है लीना का सरदार, कहां गया? सरदार भाई कल बाहर आई, कल बाहर आई, SST। तो इस ट्रिक से आप इसके ट्राइएड याद कर सकते हो। ली मतलब लिथियम, ना मतलब Na सोडियम, का मतलब K पोटेशियम, दोबारा से फिर का मतलब Ca कैल्शियम, सर मतलब सरदार मतलब स्ट्रोंटियम, भाई मतलब Ba बेरियम, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब Br ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, S मतलब सल्फर, S मतलब सेलेनियम, T मतलब टेल्यूरियम। क्या है? T मतलब टेल्यूरियम। तो ये था हमारे पास डाबे राइनर का क्लासिफिकेशन, इतना ही है बस। चलिए बढ़ लेते हैं इसकी ड्रॉबैक्स की तरफ। क्या क्या कमियां इसके ट्राइएड के अंदर रही? पहला, लिमिटेड एलिमेंट्स पे ही ट्राइएड का रूल चलेगा। किस पर? लिमिटेड एलिमेंट्स पे ही, मतलब सभी एलिमेंट्स पे रूल ऑफ ट्राइएड्स एप्लीकेबल नहीं था। लिमिटेड एलिमेंट्स पे ही रूल ऑफ ट्राइएड्स क्या था? एप्लीकेबल था। सेकंड, जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो थे उन पे भी रूल ऑफ ट्राइएड एप्लीकेबल नहीं रहा। तो क्या क्या कमियां रही भाई? लिमिटेड एलिमेंट्स पे रूल ऑफ ट्राइएड चला, नए डिस्कवर्ड एलिमेंट पे इसका रूल नहीं चला था। क्या था रूल? ट्राइएड का रूल था। ट्राइएड का मतलब है 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बना दीजिए, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ोगे तो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आ जाएगा। तो इसने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया था। तो इन कमियों के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट वाज न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। 1866 1866 की ये बात है हमारे पास। बात कर लेते हैं न्यूलैंड्स के पास पहुंचकर। न्यूलैंड्स के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 56 एलिमेंट्स नोन थे भाई। 56 एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे। तो न्यूलैंड्स ने एटॉमिक मास में एलिमेंट को रखा था। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। सेकंड, इसका जो रूल था, उसका रूल का नाम था दैट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्ट का मतलब होता है 8, हिंदी में ऑक्टेव्स को बोलते हैं अष्टक। अष्टक का नियम, 8 का नियम। अब क्या मतलब है इस 8 के नियम का, अष्टक के नियम का, वो देख लेते हैं। चलिए संगीत की बात करें तो हमारे पास है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उसको म्यूजिकल जो टोन्स है या नोट्स हैं उनके साथ कंपेयर करता है। कहता है कि आप यहां पर 1 नंबर लिखो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। बोला देखिए फर्स्ट एलिमेंट का और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मैच हो रही है नहीं हो रही? देखो कैसे, सा, दोनों की साउंड एक जैसी है ना, सा। फिर आगे लिखो रे गा। तो बताइए सेकंड की किसके साथ मैच हो रही है? रे के साथ। यहां पर थर्ड की किसके साथ मैच हो रही है? गे के साथ। ठीक है, तो ये बोला कि फर्स्ट टोन जो है वो 8th टोन के साथ क्या हो रही है? मैच। तो फिर भाई हम इससे क्या करें? म्यूजिक से हमें क्या मतलब है बताओ? म्यूजिक के बारे में बता रहा है, हम पूछने आए यहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में। बोला तो सुन तो लो। तो ये बोला जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो
तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होती है? एट्थ एलिमेंट के साथ। यही रूल था, रूल ऑफ ऑक्टेव्स। Whenever the elements were arranged in the order of increasing atomic mass, the properties of first element resemble with the properties of eighth element. First की किसके साथ मैच होने लग गई? eighth element के साथ प्रॉपर्टीज मैच होने लगी। इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। तो भाई ये बात तो अच्छी है, सही रूल बताया भाई उसने। किसने बताया? न्यूलैंड्स ने। ठीक है, अच्छी बात भाई, मान गए हम फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। ये न्यूलैंड का रूल था। ठीक, कमियों के ढूंढना हमारा काम है, कमियों को ढूंढना। तो चलिए कमियों को ढूंढ लेते हैं न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन के अंदर। तो पहली कमी थी, जो न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था, मतलब जो रूल ऑफ ऑक्टेव्स था, दैट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। वो कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20 तक। अब बताओ, एलिमेंट तो है 56 उस टाइम पे, रूल कहां तक एप्लीकेबल है? सिर्फ 20वें एलिमेंट तक। तो ये कोई रूल हुआ क्या? नहीं, कोई रूल नहीं हुआ हमारे पास, तो हम नहीं बोल सकते भाई ये कोई प्रॉपर रूल है। सेकंड कमी क्या है? जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे, उन पे भी इसका रूल इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं था। तो बात करें हम न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन के, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसने दिया। 56 एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो रही थी? मैच। कमियों की बात करें तो कैल्शियम तक ही अवेलेबल था, इसका रूल एप्लीकेबल था। नए डिस्कवर्ड एलिमेंट पे इसका रूल नहीं चला। तो इस क्लासिफिकेशन को पीछे छोड़ते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो है हमारे पास लोथर मेयर कर्व्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं लोथर मेयर कर्व्स की। कर्व्स ये भी लगभग 1869 में ही आया था, मेंडलीव से थोड़ा सा पहले। तो लोथर मेयर क्या बोलता है आकर? देखिए, लोथर मेयर कहता है कि मैंने एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक वेट, और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप निकाल ली है। एलिमेंट के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, और ये जो ग्राफ इसने बनाया था वो एज इट इज ग्राफ भाई मैंने यहां पर बना रखा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोशिश की है मैंने एज इट इज बनाने की। तो इसने क्या किया था लोथर मेयर ने? पहला पॉइंट, इसने ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में? एटॉमिक मास के बीच में और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। जो याद रखने लायक पॉइंट है वो है, एटॉमिक मास इसने लिया था एक्स एक्सिस पे, एट एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया था इसने? एटॉमिक वॉल्यूम, एज यू कैन सी। तो फिर ये क्या प्रेडिक्ट करवाना चाहता था एटॉमिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग? इस ग्राफ से क्या बताना चाहता था? तो सुनिए, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। कहता है ये कि आप यदि देखते हो इसके अंदर जो पॉइंट बना रखे हैं, मैंने सभी एलिमेंट तो डिस्क्राइब नहीं किए, तो कुछ ही एलिमेंट को मैं डिस्क्राइब कर पाया हूं यहां पर। तो देखिए, इसने जो सेकंड पॉइंट लिखा अपने अंदर, इसने लिखा कि इन ग्राफ के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। चेक करिए भाई, सिमिलर एलिमेंट सिमिलर पोजीशन पे मिलेंगे आपको। देखो, लिथियम सबसे ऊपर, सोडियम सबसे ऊपर, पोटेशियम सबसे ऊपर, रुबिडियम सबसे ऊपर, सीजियम सबसे ऊपर। आप बुक अपने पास रखें और देखें ये सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है या नहीं है। लीना की रब से फरियाद, सभी एल्कली मेटल है या नहीं है? तो चलिए इसके ग्राफ से निकलते हैं, देखते हैं। एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई की स्पेलिंग क्या होती है? OCCUPY। ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन। किस पोजीशन पे थी भाई वो? पीक पोजीशन पे थी। कौन? एल्कली मेटल्स, इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग। भाई मैं ये बता दूं आपको, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है कि बताइए लोथर मेयर कर्व के अंदर सबसे पीक पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे? तो एल्कली मेटल्स वाले एलिमेंट प्रेजेंट थे। फोर्थ, और देखिए भाई, जब आप नीचे आते हो, देखना नीचे आओ, लिथियम से नीचे आओगे तो बेरिलियम, नीचे आओगे तो मैग्नीशियम, नीचे आओगे तो कैल्शियम, नीचे आओगे तो स्ट्रोंटियम, नीचे आओगे तो बेरियम। बताइए ये भी तो सिमिलर एलिमेंट है। मैं इनको ऐसे रेक्टेंगल के अंदर कहां गड़बड़ कर दी? हाँ,
बना रहा हूं यहां पर रेक्टेंगल में, बोलिए। जब आप नीचे उतरोगे ना ग्राफ में, नीचे उतरो, देखो नीचे उतरे बेरिलियम आ गया, नीचे उतरे मैग्नीशियम आ गया, नीचे उतर रहे हो कैल्शियम आ गया, नीचे उतर रहे हो स्ट्रोंटियम आ गया, नीचे उतर रहे हो बेरियम आ गया। ये भी तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है नहीं है? इसका मतलब डिसेंडिंग कर्व के अंदर DSCENDING डिसेंडिंग कर्व पे कौन प्रेजेंट है हमारे पास? कौन प्रेजेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और इनको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लोथर मेयर कर्व में डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छी बात है। अब चलिए असेंडिंग पोजीशन पे देखते हैं। एट असेंडिंग कर्व पे कौन एलिमेंट प्रेजेंट है? देखो असेंडिंग कर्व पे शुरू में आएगी हेलोजन, शुरू में आएंगी हेलोजन, शुरू में आएंगी हेलोजन, शुरू में आएंगी हेलोजन। तो कौन प्रेजेंट है? हेलोजन। पहले नंबर पे कौन प्रेजेंट है? हेलोजन। उससे ऊपर देखो नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस, ठीक है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये कौन है? नोबल गैस। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी बनाई हुई मैंने? नोबल गैस बनाई गई है। तो ये बस था हमारे पास लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन तो इसने कुछ किया था नहीं कि एलिमेंट के तो ग्रुप बनाए तो थे नहीं, इसने तो बस एक ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वेट और वॉल्यूम की टर्म्स में, और ये ग्राफ मैंने बनाया। इस ग्राफ से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाते हो इस ग्राफ से? कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो लोथर मेयर के एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के अंदर सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें सबसे पीक पर एल्कली मेटल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, असेंडिंग ऑर्डर में हैलोजन और नोबल गैसेज है। बोरोन, एल्यूमिनियम कहां पर है? नीचे डाउनवर्ड पॉइंट पे, बिल्कुल डेप्थ वाले पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो इट वाज ऑल अबाउट लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन व्हिच इज नोन एज मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, वो जो है मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। 1869 में ये आया था। उस टाइम पे भाई 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी जाना जाता है मेंडलीव को। चलिए बात कर लेते हैं मेंडलीव ने क्या किया। मेंडलीव कहता है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ तो अच्छा काम किया होगा जो पीछे वालों ने नहीं किया। तो इसने क्या काम किया था वो मैं आपको बता दूं। इसने क्या काम किया? ही लेफ्ट स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, अब बताइए डाबेराइनर और न्यूलैंड्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई नए एलिमेंट में हमारा रूल नहीं चलेगा, लेकिन ये दूरदर्शी बंदा था, बहुत दूर की देखता था। तो ये कहता है कि मैं मेरी पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ दूंगा। क्यों? ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि उसके टाइम पे कोई ऐसा एलिमेंट मान लो डिस्कवर नहीं हुआ जिसकी प्रॉपर्टी उसके चारों तरफ जो एलिमेंट है उनके साथ मैच हो सके। ठीक है, तो इसने भविष्य का अनुमान लगाकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर कि क्या पता मेरे जाने के बाद कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो इसलिए उसकी जगह खाली छोड़ दी थी, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए थे, खाली जगह छोड़ दी थी नए एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी दिए। हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मूले भी इसने बनाए थे। ठीक है, फॉर्मूले बनाना आप 10th क्लास में सीख के आए हो। यदि फिर भी आपको फॉर्मूले नहीं बनाने आते हैं तो यहां पर जो आई बटन है इस पे जाइए और फॉर्मूले बनाने सीख के आइए भाई, किसी का भी फॉर्मूला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, ये भी अच्छी बात है, इसने हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले उस टाइम पे बना दिए थे। तो हाइड्राइड्स का मतलब है, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड की बात करूं, कैल्शियम और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये एक यहाँ पर वैलेंसी पाओ में आपस में चेंज हो जाएगी, तो CH2, कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला CH2 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला Na की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये इसके पाओ में, ये इसके पाओ में, तो क्या बन गया? NaH। तो इस तरह से इसने हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए थे। ऑक्साइड्स के फॉर्मूलों की यदि मैं बात करूं,
मैं बात करूं मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया 1, 1 इसके पाव में इसके पाव में, तो क्या बन गया MgO। इस तरह से इसने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले बनाए थे। बेसिकली हमारे पास 3 तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, 3 तरह के ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं। कौन से ऑक्साइड होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, सेकंड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, थर्ड है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड आप समझ गए हैं, एसिडिक नेचर होगा, बेसिक ऑक्साइड का बेसिक नेचर होगा, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का दोगला नेचर होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक हमारे पास, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स के भी टाइप होते हैं हमारे पास, हाइड्राइड्स के आयनिक हाइड्राइड होते हैं हमारे पास, आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास। तीसरा और टाइप होता है वो होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानना हमारा मोटिव आज की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, आयनिक और कोवेलेंट से आप मतलब से समझते ही हो। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले इसने प्रपोज उस टाइम पे कर दिए थे। इसने एक पीरियोडिक टेबल उस टाइम पे बनाई थी जिसके अंदर 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, और 6 क्या थे बच्चे? पीरियड्स, 6 पीरियड्स थे, और 8 क्या थे इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर? ग्रुप थे, 8 ग्रुप और 6 पीरियड। जान लीजिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं, तो ये जो वर्टिकल कॉलम है जो ऊपर से नीचे जाते हैं इनको ग्रुप्स बोला जाता है, ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स। तो इसकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड्स थे। उस टाइम पे इसकी पीरियोडिक टेबल 1872 के अंदर आया, तो 1869 में था, बट इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो 1869 के अंदर उस टाइम पे जर्मनी की एक मैगजीन के अंदर छपी थी। और उस मैगजीन में ये बोलता है कि अपनी ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अपनी माता जी को डेडिकेट करता है, उसकी माँ को डेडिकेट करता है, क्योंकि उसकी माँ ने बड़े ही ओड सिचुएशंस के अंदर, बड़े ही अबनॉर्मल सिचुएशंस के अंदर इसको पाला पोसा था, क्योंकि बहुत गरीब घर से था। इसकी माता जी दिहाड़ी मजदूरी करके इसको पालती पोसती है और इस लायक बनाती है कि उसकी बनाई हुई चीजें आज हम 2022 के अंदर पढ़ रहे हैं। तो है ना अच्छी बात। तो चलिए ये थी अचीवमेंट्स किसकी? मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की हमारे पास। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें मैं आपको इसकी पीरियोडिक टेबल दिखाने वाला हूं और बात करेंगे छोटी मोटी कमियों की कि इसके क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या कमियां रही थी। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और इसका जो ये पीरियोडिक टेबल भाई मैं पूरी तो नहीं बना पाया, लेकिन जो काम की चीजें वो मैंने बना दी हैं जो अभी काम आने वाली हैं हमारे। तो एक और इसकी खास बात ये थी कि इसने उस टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके नाम भी पहले ही बता दिए थे। देखो, बोरोन के बाद वाला एलिमेंट की खाली जगह है, सिलिकॉन के बाद वाले एलिमेंट की खाली जगह है, ठीक। तो इनके नाम इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे। क्या वर्ड यूज करके? एक वर्ड है संस्कृत का एका, इस वर्ड का यूज करके। इसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। तो इस एलिमेंट का नाम इसने क्या रखा? एका बोरोन, मतलब बोरोन के बाद वाला, बोरोन के बाद वाला। इसका नाम क्या रखा होगा? एका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के बाद वाला, सिलिकॉन के बाद वाला, ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। इसी तरह से इसने जो नहीं हुए थे उस टाइम पर डिस्कवर्ड एलिमेंट, उनके नाम एक संस्कृत का प्रेफिक्स यूज करके यूज किए, एका वर्ड यूज करके, ठीक है। एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, गॉट इट? आप समझ गए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। पहली बात तो भाई इसके टाइम पर नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उनके बारे में ये प्रॉपरली नहीं बता पाया, क्योंकि डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। तो लिख सकते हैं कि भाई नोबल गैसेस के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। नोबल गैसेस को आप जानते ही हो, क्या होंगी हमारे पास नोबल गैसेस? डू यू नो? तो नोबल गैसेस मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हीलियम, नियोन वगैरह। सेकंड कमी की बात करें तो भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में प्रॉपरली कहां होगी, उसके बारे में ये नहीं बता पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज 2 ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच करती है, हैलोजन वाले के साथ भी और एल्कली मेटल के साथ भी। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे किसी चैप्टर के अंदर, वो हाइड्रोजन वाला ही चैप्टर होगा, डोंट वरी। हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लासिफाई नहीं कर पाया। आइसोटोप्स की पोजीशन को नहीं बता पाया, आइसोटोप्स की पोजीशन।
तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट मेंशन इन हिज पीरियोडिक टेबल, कि जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 आइसोटोप है हमारे पास, तो उनकी पोजीशन कहां रखोगे? तो क्या हाइड्रोजन के लिए 3 कॉलम बनाओगे क्या? तो आइसोटोप हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? आइसोटोप्स कहलाते हैं। दूसरा, अपने ही रूल में ये उलझा हुआ है, इसने क्या बोला था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ये एलिमेंट को अरेंज करेगा, लेकिन कई ग्रुप ऐसे मिले, कई इसने जो बना रखे थे जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर था। एक मैंने यहां पर लिखा भी हो, देखो, कोबाल्ट और निकल को, कोबाल्ट का एटॉमिक मास तो ज्यादा है 58.93, निकल का एटॉमिक मास 58.71 सॉरी, तो निकल को पहले रखना चाहिए था, कोबाल्ट को इसको बाद में रखना चाहिए था। किसको? मेंडलीव को। अगर और कमियों की बात करें तो कुछ एलिमेंट के ऐसे पेयर इसने बना रखे, एक ही डब्बे के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे रख रखे हैं जिनकी प्रॉपर्टी रत्ती भर भी मैच नहीं होती, आपस में बिल्कुल मैच ही नहीं होती। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स के, डिसिमिलर एलिमेंट्स के ग्रुप इसने बना दिए, उनको इकट्ठा रख दिया, तो ये भी मेंडलीव क्लासिफिकेशन के अंदर कमी है। तो चलिए, ये थी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में। यहां तक मैं आपको बता दूं भाई, बोर्ड में तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे यहां से, बट कंपटीशन में क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि पूछा ही जाएगा। पूछ भी सकते हैं तो कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? ट्राइएड्स बताइए, इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, बताइए। लोथरमेर के कर्व के अंदर पीक पे कौन आता है, बीच में कौन आता है, नीचे कौन आता है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं, कौन से ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ जटेंड क्लासेस पे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो यहीं पर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो पीछे जाकर वीडियो को आप दोबारा से देखिए, और अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद किया जा सकता है, पूरी तरह से हम कैसे उसको याद कर सकते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद देयर एटॉमिक नंबर्स। तो चलिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।